नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। वहाँ पर आपको क्विज कराया जा रहा है, जिसके प्रश्नों का परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार दिए जा रहे हैं, जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम तृतीय उत्थान अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रसाद योगी नाटक का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एनटीए, नेट, पीजीटी, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षा से संबंधित हम पूरे यहाँ पे विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए तृतीय उत्थान अर्थात प्रसाद योगी नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है प्रसाद योगी नाटक के अंतर्गत, क्या परिचय है? तो दोस्तों, भारतेंदु के अंतर्गत भारतेंदु ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, प्रसाद ने उसे क्या किया, आगे बढ़ाया। प्रसाद के आगमन से नाटक के विकास को नई दिशा मिली। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय साहित्य को प्रभावित किया। इसलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का एक साहस प्रसाद के नाटकों की प्रेरणा बने। प्रसाद ने अपने नाटकों के विषय में बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। विशाख नाटक इनकी रचना है, विशाख नाटक है इनका जयशंकर प्रसाद जी का, जिसकी भूमिका में कहते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट हो गया है कि जो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य की परंपरा को, नाट्य साहित्य की परंपरा को जिस तरह से साहित्य की भूमिका प्रदान की थी, उसे प्रसाद जी ने उसे आगे बढ़ाया और प्रसाद के आगमन से नाटक में एक विकास को नई दिशा प्रदान की, जिसे आप देखेंगे कि सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर एक बहुत ज़्यादा इस समय के साहित्य को प्रभावित किया, जिससे भारत के अतीत, खोज, वर्तमान आदि समस्याओं को लड़ने का एक साहस प्रदान कर रहा है। और विषय मैंने आपको बताया ही है, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल से चुने उन्होंने। उससे भारतीय इतिहास का चुनने के कारण इस साहित्य को स्वर्ण युग माना जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। विशाख नाटक में बहुत अच्छे उन्होंने अपना कथन व्यक्त किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। आप यहाँ पे स्पष्ट समझ आ गया होगा कि बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल कहा तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है, क्योंकि इनका विषय ही वही रहा है। बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत रूप प्रतिष्ठित है। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी रचनाकार हो, उनकी पूरी रचना का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 में सज्जन को यहाँ पे माना जाता है। आप देख रहे हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक सज्जन का समय काल, और नाटक भी पूछा गया है, तो 1910 में सज्जन को स्वीकार किया गया है। जयशंकर प्रसाद के नाटक इसमें आप देख रहे हैं, जैसे पहला ही है सज्जन 1910 में। इसमें सज्जन का जो कथानक है वो क्या है, महाभारत से लिया गया है। प्रश्न बनता है कि सज्जन का जो कथानक है वो किससे लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। बात करते हैं आगे, और भी रचना है इनकी। कल्याणी परिणय, देखिए कल्याणी परिणय 1912 में रचना है,
जिसमें कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। प्रश्न बनता है कल्याणी परिणय का समय काल। सबसे पहले तो 1912 में, और कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा है। किसकी कथा है? तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे दूसरा है, आगे है करुणालय। करुणालय 1912 में रचना लिखी गई है। करुणालय में आप देख रहे हैं कि हरिश्चंद्र, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान यहाँ पे दिया गया है। तो प्रश्न बनता है कि करुणालय में किसका वर्णन है? तो हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है, जिसमें आप देखेंगे कि करुणालय जो है एक गीति नाट्य भी है। क्या है ये? गीति नाट्य है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, गीति नाट्य है, गीति नाट्य है। और गीति नाट्य के अंतर्गत यहाँ पे आप देखेंगे गीति नाट्य तो है ही, साथ में जो पहली बार ये जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि करुणालय किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये जो रचना है वो द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और करुणालय में आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने अमित्राक्षर अरिल्ल, नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमित्राक्षर अरिल्ल, इस तरह से अमित्राक्षर अरिल्ल। तो दोस्तों ये जो है वो छंद का प्रयोग किया गया है। अमित्राक्षर अनिरल छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न बन सकता है कि करुणालय में किस छंद का प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद ने? तो अमित्राक्षर अनिरल छंद का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, इनका आप देखेंगे प्रायश्चित इनकी रचना है, जिसमें 1913 में ये रचना लिखी गई है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी जयशंकर प्रसाद की आप पूरे नाटक के बारे में कहूँ तो पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रायश्चित 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसमें आप देखेंगे कि जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। किसका अंत दिखाया गया है? पहली बात तो पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। जयचंद के किसके कारण? तो जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रायश्चित है वो किस तरह का रचना है, जिससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ की जो रचना है वो किस तरह से है। आगे देखते हैं राजश्री 1915 में इसका समय काल है। इसका आधार जो है वो हर्षचरित और चीनी यात्री हैंसोंग का ऐतिहासिक विवरण यहाँ पे दिया गया है। राजश्री में 1915 की बात करते हैं, जिसमें 2 संस्करण प्राप्त होते हैं इस नाटक के अंतर्गत। और पहला संस्करण जो है वो नाटिका शैली में लिखा गया है। ये प्रश्न बना है कि राजश्री किस शैली में लिखी गई है? तो नाटिका शैली में लिखा गया है। और दूसरा जो है वो परवर्ती नाटकों के समीप दिखाई देता है। तो इसमें हर्षचरित और चीनी यात्री हैंसोंग के ऐतिहासिक का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं विशाख जो है 1921 में लिखी गई रचना है। विशाख का कथानक कलहन की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित किया गया है। विशाख 1921 में लिखा गया है। ये भी मिलान के लिए प्रश्न बनता है कि विशाख किसकी रचना है या समय काल के लिए। तो 1921 में लिखा गया है, और जिसका कथानक आपको मैंने बताया है कि कथानक कलहन की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। विशाख में एक स्त्री और उसके 2 प्रेमियों की कथा का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। उसके साथ बौद्ध भिक्षुओं की चारित्रिक दरिद्रता और पतनमुक्ता का भी यहाँ पे चित्रण दिखाई देता है। एक तरफ विशाख के नाटक में प्रसाद पर कहीं कहीं थिएटिक कंपनियों के नाटकों की छाया दिखाई देती है। थिएटिक कंपनियों के ये छाया दिखाई देती है। आगे देखते हैं अजात शत्रु में बात करते हैं। 1922 में लिखी गई है। विशाख के इसके बाद ही 1922 में अजात शत्रु लिखी गई। इसमें 3 राज परिवारों, जिसमें मगध,
कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को दिखाया गया है। तो अजातशत्रु में जब आलोचक जो है दशरथ ओझा ने इसके संदर्भ में कहा है, प्रसाद ने विविध घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने का जो प्रथम प्रयास किया है उसमें उन्हें सफलता मिली है। इसी कारण वे आगे चलकर समग्र उत्तरी भारत के विविध राज्यों की अनेक घटनाओं को एक सूत्र में ग्रंथित कर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक लिखने में सफल हुए। अजातशत्रु नाटक एक नए प्रयोग की प्रथम कृति होने से विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें ये दशरथ ओझा का कथन है। तो इस तरह से मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर देखिए, जनमेजय का नागयज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1926 में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जनमेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। 1926 में जिस तरह से ये रचना लिखी गई है, प्रसाद ने प्रथम बार इस नाटक में आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन किया गया है। और बाद में आप देखेंगे कि इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को माना गया है। तो आस्तिकता को मानना यहाँ पे प्रसाद के जीवन का पूर्णता आधार स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कामना 1927 में लिखी गई रचना है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। कामना के अंतर्गत हम बात करेंगे कि रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा है। कामना को रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा है। कामना नाटक के अंतर्गत प्रबोध चंद्रों की जो शैली है, प्रबोध चंद्रोदय आपने देखा है, उसकी शैली जो है वो आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति इस नाटक में इतिहास की कथा को आधार नहीं बनाया गया है, बल्कि यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित नाटक है। जो कामना नाटक है वो कल्पना पर आधारित नाटक है। बात करेंगे इसी के अंतर्गत, कामना नाटक के अंतर्गत, जिसमें आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता के प्रभाव के विरोध के साथ मानव व प्रकृति के प्रेम सामंजस्य का चित्रण मिलता है। इसमें प्रकृति के प्रेम सामंजस्य का चित्रण दिखाई देता है। और दूसरी ओर देखेंगे तो परोक्ष रूप से इस नाटक पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। महात्मा गांधी के विचारों का भी प्रभाव कामना में दिखाई देता है। आगे देखते हैं। कामना जो नाटक है उसमें प्रसाद का संस्कृति प्रधान नाटक है। कामना जो नाटक है वो क्या है? संस्कृति प्रधान नाटक है। प्रश्न बनता है कि कामना नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो संस्कृति प्रधान नाटक है, जबकि उनके अन्य नाटक जो है वो चरित्र प्रधान नाटक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कामना प्रसाद नाटक संस्कृति प्रधान है और जबकि उनके अन्य नाटक जो है वो चरित्र प्रधान है। गुलाब राय ने लिखा है, कामना में विचार गंभीरता है, सफल चरित्र चित्रण है, भाषा में माधुर्य और कल्पना में कोमलता है। तो दोस्तों इस तरह का कामना के बारे में यहाँ पे आपको जिक्र मिलता है। एक तरफ दशरथ ओझा लिखते हैं, कामना में जिस प्रतीकात्मक शैली का सूत्रपात हुआ है यह आगे चलकर आंसू, काव्य, प्रतिध्वनि, कहानी और एक घूंट नाटक में विकसित हुई वही कामायनी में प्रस्फुटित हो उठी है। आगे बात करते हैं। स्कंदगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त 1928 में इनकी रचना लिखी गई, जिसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। प्रसाद ने इस नाटक में 1928 में भारत तथा यूरोप दोनों के नाट्य कलाओं का समावेश किया है। किसका? भारत और यूरोप दोनों के नाट्य कलाओं का समावेश किया है। यह ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ
पारिवारिक घटनाओं भी यहाँ पे दिखाई देता है। इस नाटक में पुरुष पात्रों को सद्मार्ग दिखाने का कार्य जो है वो स्त्री पात्र करती है। इस दृष्टि में इस नाटक में स्त्री पात्रों का विशेष महत्व है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त पात्रों का। आगे देखेंगे कि पात्रों यहाँ पे कौन कौन से पात्र हुए हैं। एक घूंट रचना 1930 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा गया है एक घूंट किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। समय काल 1930 में है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है और यह एक नाटक है। यह एक एकांकी नाटक है। इस रचना के अंतर्गत आप देखेंगे आगे चंद्रगुप्त 1931 में लिखी गई है। इसका कथानक जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं का है, जिसमें अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश है, सेल्यूकस का प्रभाव दिखाई देता है। चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा आधार पर यहाँ पे निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। चंद्रगुप्त सिलेबस में लगा हुआ है, जिसे हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि 1931 में रचना लिखी गई और इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर इसमें देखेंगे कि अलछेंद्र का आक्रमण है। दूसरी ओर नंदवंश का नाश भी लिखा गया है। सेल्यूकस का पराभव दिखाई देता है। वही चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त प्रसाद की एक नाट्य रचना जो है वो शिखर बिंदु है। आगे बात करते हैं 1933 में ध्रुव स्वामिनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नाटक 1933 में लिखा गया। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देवी चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो विशाख के किस आधार लेकर लिखा गया है, तो देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। कल्याणी परिणय की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कल्याणी 1912 में प्रकाशित है, जिसका प्रकाशन जो है वो नागरी प्रसारणी पत्रिका में हुआ था। प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कल्याणी परिणय का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो नागरी प्रसारणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं अभिनव चंद्रगुप्त का प्रकाशन जो है 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र। इसमें से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद के नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त में देखिए पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। स्त्री पात्र है अनंत देव की, देवसेना और विजया। इसके बारे में पूरा विस्तृत हम नाटक जब पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में तो इसमें जानकारी आपको देंगे। तो इसमें इतना याद रख लीजिए कि अनंत देव की है, देवसेना है और विजया है, ये स्त्री पात्र है। वहीं दूसरी ओर पुरुष पात्र के अंतर्गत देखिए पृथ्वी सेन है, स्कंदगुप्त है, भट्टार्क है। यहाँ पे कमला भी आ जाएंगे, जिसमें एक और भी पात्र है कमला भट्टार्क है ना। यहाँ पे देखिए इनका बेटा है भट्टार्क, कमला का बेटा भट्टार्क है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो पात्र जितने भी आपको दिखाए गए। चंद्रगुप्त नाटक में देखिए चंद्रगुप्त चाणक्य, सभी जानते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य से तो परिचित हैं ही। शक्टार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सिलुकस। इसमें महिला पात्र देखिए स्त्री पात्र है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी। तो दोस्तों कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है, तो चंद्रगुप्त की है। कल्याणी है, एलिस है। ध्रुव स्वामिनी की बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी में भी चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है और शिखर स्वामी है और स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार किस नाटक का, प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस नाटकों पर, प्रसाद के नाटकों पर किसका प्रभाव है, तो
बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न बार बार बनता है इसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगला नाटककार और अंग्रेजी नाटककार दोनों का नाम दे दिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि बंगला नाटककार का नाम किसी और का भी दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे द्विजेंद्र लाल याद रखना है और अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के नाटकों का से अधिक प्रभावित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्रुव स्वामिनी 1933 में। ये जो नाटक है वो इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। चंद्रगुप्त नाटक के यहाँ पे कथन है, जिसमें चंद्रगुप्त के नाटक के कथन बार बार पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो दोस्तों ये कथन जो है वो कार्नेलिया का कथन है चंद्रगुप्त से वो कहती हैं यहाँ पे, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है कि किसका कथन है, तो ये कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, दूसरा है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कार्नेलिया का है, लेकिन किसके साथ है? सुहासिनी के साथ है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, कथन है चाणक्य का चंद्रगुप्त से। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्नेलिया का है। हिमाद्री तुंग श्रृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। समवेत गायन है यहाँ पे चंद्रगुप्त के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 यहाँ पे कथन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं, लेकिन आज आपको इसमें अलग से मैं वीडियो यहाँ पे नाटक के चंद्रगुप्त के नाटक के कथन का अलग से वीडियो और भी विस्तृत रूप से दूंगी। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त नाटक का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। नाटक की शुरुआत यहीं से ही होती है और स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। वे कह रहे हैं, बहुत सुंदर कथन है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कथन देखिए, बहुत ही सारगर्भित है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त का आत्मकथन है और नाटक की शुरुआत की ही पंक्ति है दोस्तों ये। प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक के बारे में बात करते हैं। प्रसाद युगीन नाटक, ऐतिहासिक नाटक कौन कौन है? यहाँ पे देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी है, रक्षाबंधन 1934 में लिखी गई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन कहानी भी है, आप इसको याद रख लीजिएगा। रक्षाबंधन यहाँ पे आप देखेंगे कि हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन 1934 में लिखा गया नाटक है। इधर देखिए आप दोस्तों, पताल विजय, प्रश्न पूछा गया है कि पताल विजय किसकी रचना है? तो पताल विजय हरिकृष्ण प्रेमी जी का ये नाटक है, 1936 में लिखा गया है। बार बार पूछा जाता है। प्रतिशोध जो है समय 1937 में, शिवा साधना 1937 में। तो दोस्तों ये जो रक्षाबंधन और पाताल विजय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लीजिएगा ताकि आप इसको प्रश्न को गलत ना कर पाए, और बहुत अच्छे से आप याद रखिए। इसको बार बार रिवीजन करते चलिए, जो भी है वीडियो को सुनते जाइए, या फिर आप जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको बार बार देखते चलिए, तो ताकि आप इसका गलत ना कर सके। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय 1936 में, प्रतिशोध 1937 में, शिवा साधना 1937 में।
बात करते हैं चतुरसेन शास्त्री के नाटक के बारे में। चतुरसेन शास्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि इनके नाटक जो है वो चतुरसेन शास्त्री के नाटक के अंतर्गत इनका देखिए उत्सर्ग 1929 में, अमर सिंह राठौर 1923 में। मिलान के लिए प्रश्न बन जाता है या उत्सर्ग किसकी रचना है पूछा जाता है तो चतुरसेन शास्त्री की है। उदय शंकर भट्ट की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य 1929 में, चंद्रगुप्त मौर्य 1931 में, विक्रमादित्य 1929 में, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 में, अम्बा 1935 में। तो दोस्तों ये जितने भी नाटक आपको बताए जा रहे हैं ये सारा सन आपको याद रख लेना बहुत आवश्यक है। साथ में रचना भी याद रखते चलिए तो आपको बहुत ये प्रश्न अच्छा होगा कि गलत ना कर सके। तो दोस्तों ये है उदय शंकर भट्ट के रचनाओं के बारे में। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। यहाँ पे है देखिए चंद्रगुप्त विद्यालंकार। यहाँ पे अशोक इनकी रचना है और रेवा और अशोक जो है 1935 में, दोनों रचना 1935 में है। बद्रीनाथ भट्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए चंद्रगुप्त यहाँ पे 1915 में है, तो ये ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त का जो नाटक है वो 1915 में किसका है, एक जयशंकर प्रसाद का भी है और एक बद्रीनाथ भट्ट का भी है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत ना करिएगा ताकि आप इसका बहुत अच्छे से आंसर दे सके। कई बार दुविधा के लिए विद्यार्थी जो होते हैं भटकते हैं, दुविधा हो जाती है उनको, इसलिए इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त 1915 में जो है बद्रीनाथ भट्ट जी का भी रचना है। प्रेमचंद का देखिए करबला 1928 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी का भी नाटक जो कि कब लिखा गया है 1928 में। वहीं देखिए गोविंद वल्लभ पंत, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बार बार प्रश्न बनता है। राजमुकुट 1935 में और वरमाला जो है 1925 में लिखा गया है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद प्रताप प्रतिज्ञा 1929 में, पांडे वेचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा, राम वृक्ष बेनीपुरी का आम्बपाली। तो दोस्तों ये है आपके ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत। ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत आप ये जो भी रचनाएं आपको बताई जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर जानकारी ध्रुव स्वामिनी या स्कंदगुप्त के नाटक के बारे में चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पूरे पात्र स्कंदगुप्त का खैर मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर पात्रों का परिचय चाहिए जैसे देवकी के जो पात्र, देवकी आपने देखा है कि पात्र स्कंदगुप्त में है ना, तो स्कंदगुप्त में देवकी जो है वो किसकी बेटी है या रानी है या पत्नी है या क्या है। तो जैसे देवकी की बात करूँ तो देवकी जो है कुमारगुप्त की बड़ी रानी है ना। अनंत देवी है जो कुमारगुप्त की छोटी रानी है। तो इसके बारे में पूरा मैं विस्तृत से या फिर छोटा एक वीडियो बना दूंगी परिचय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका। अब देखते हैं प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रसाद युगीन नाटक में आप देख रहे हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का नाटक, जिसमें आप देखेंगे कि विशंभर नाथ शर्मा के कौशिक का नाटक है अत्याचार का परिणाम, 1921 में लिखा गया। और हिंदू विधवा नाटक जो है वो 1935 में लिखा गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विशंभर नाथ शर्मा का अत्याचार का परिणाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदू विधवा नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र का संग्राम 1922 में लिखा गया नाटक है। वहीं दूसरी ओर देखिए सुदर्शन का अंजना 1923 में, ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट 1926 में, भाग्य 1937 में। तो अंजना, ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट और भाग्य जो है वो सुदर्शन जी का नाटक है। वहीं देखें उग्र जी का नाटक, गोविंद वल्लभ पंत जी का भी नाटक देखिए कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी बहुत बार पूछा गया है। 1937 में गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक है अंगूर की बेटी 1937 में। वहीं देखिए पांडे वेचन शर्मा उग्र का जो नाटक है चुंबन 1937 में, डिक्टेटर 1937 में लिखा गया नाटक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। बात करते हैं आगे सेठ गोविंदास 1935 में, प्रकाश उदय शंकर भट्ट का नाटक है कमला। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा
सामाजिक नाटक के अंतर्गत प्रसाद योगिन सामाजिक नाटक के अंतर्गत कौन कौन से कवि नाटक कराते हैं? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, पांडे बेचंद शर्मा उग्र, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट। अब बात करते हैं प्रसाद योगिन के अंतर्गत हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक। हास्य व्यंग्य प्रधान में रचनाएं भी लिखी गई हैं, जिसके अंतर्गत देखेंगे जेपी श्रीवास्तव, उलटफेर 1918 में, दुमदार आदमी यहाँ पे आप देख रहे हैं 1919 में, गड़बड़ झाला बहुत बार पूछा गया है, गड़बड़ झाला 1919 में, गड़बड़ झाला जेपी श्रीवास्तव जी का है। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम, बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 में, भूल चूक 1928 में, चोर के घर छिछोर 1933 में, चाल बेढप 1934 में, साहित्य का सपूत 1934 में। दो रचनाएं हैं, चाल बेढप, साहित्य का सपूत 1934 में। स्वामी चौखटानंद 1936 में, मर्दानी औरत 1920 में, विवाह विज्ञापन 1927 में, मिस अमेरिकन 1929 में। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। जेपी श्रीवास्तव हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। रामदास गौड़ के बारे में बात करते हैं, विवाह विज्ञापन और देखिए विवाह विज्ञापन तो जेपी श्रीवास्तव का है। ईश्वरीय न्याय 1924 में लिखा गया है। प्रसाद योगिन नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कि धार्मिक पौराणिक नाटक लिखे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है धार्मिक पौराणिक नाटककार। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि अंबिका दत्त त्रिपाठी जो है सीए स्वयंवर नाटक उन्होंने लिखा है, जिसमें आपको बता दूं कि ये 1918 में लिखा गया है। अब बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी जो है वो सुभद्रा 1942 में लिखी गई रचना है। वहीं जयंत 1934 में, वियोगी हरि छदम योगिनी प्रबुद्ध यामुन 1929 में। समय काल अगर याद रखना चाहे तो रख लीजिए, हालांकि इसमें से उतना नहीं आया है। ये पूछा गया है प्रद्युम्न विजय व्यायोग, रुक्मणी परिणय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुक्मणी परिणय समय काल 1937 में, प्रबुद्ध विजय व्यायोग 1936 में। इसके बाद प्रद्युम्न विजय के बाद ही 36 के बाद 37 ये लिखा गया। सेठ गोविंद दास का देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कर्तव्य 1936 में, किशोरी दास वाजपेयी सुदामा 1934 में लिखा गया नाटक है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं सेठ गोविंद दास का, इसमें सेठ गोविंद दास के बारे में आपको बता दूं कि इनके जो नाटक है, गोविंद दास ने अपने नाटक ग्रहण और त्याग में, इनका एक नाटक और है ग्रहण और त्याग में, गांधीवाद तथा साम्यवाद में तुलना करते हुए दोनों के मध्य श्रेष्ठता का प्रश्न उठाया, श्रेष्ठता का के प्रश्न उठाया गया है। वहीं और भी इनकी नाटक है रचना पाकिस्तान। गोविंद दास का जो नाटक है पाकिस्तान में जो नाटक है उसमें भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में फैले असंतोष को चित्रित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जब राजमुकुट गोविंद वल्लभ की बात करते हैं, गोविंद वल्लभ पंत की बात कर रही हूँ मैं, ये सेठ गोविंद दास है, गोविंद वल्लभ पंत की बात कर रही हूँ। इसमें राजमुकुट मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे राजमुकुट अंगूर की बेटी है यहाँ पे। तो जो राजमुकुट उनकी रचना है उसमें पन्नाधाय का अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने बेटे के प्राणों तक के बलिदान का चित्रण दिखाया गया है। इनकी एक और रचना है शेरशाह, जिसमें मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना तथा हिंदू मुसलमान एकता का चित्रण दिखाई देता है। वैसे सेठ गोविंद दास की कृति है शेरशाह। ठीक है दोस्तों, सेठ गोविंद दास की रचना है शेरशाह। तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रसाद योगिन के अंतर्गत धार्मिक नाटक प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का देखते हैं। कृष्णा अर्जुन युद्ध हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे कृष्णा अर्जुन युद्ध के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी की 1918 में। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा अर्जुन युद्ध। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का नाटक है तिलोत्तमा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछा गया नाटक है 1925 में। उदय शंकर भट्ट के बारे में बात करते हैं। सागर विजय 1933 में, विद्रोहिणी अम्बा 1935 में, मत्स्य गंधा 1937 में, विश्वामित्र 1938 में,
राधा 1940 में। तो दोस्तों ये जो नाटक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए आपको। यानी जो नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न बनता है कि समस्या नाटक का जन्मदाता किसे स्वीकार किया गया? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को। इसमें आपको बात बता दूं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनमें ऐतिहासिक नाटक संस्कृत नाट्य शैली में भी लिखे हैं इन्होंने। जिसे इसमें जब बात करते हैं तो ये पश्चिम के नाटककार बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित है। इसमें आप देखेंगे, छोड़िए ये अभी आप इसकी बात यहाँ पे ये बर्नार्ड शॉ के बारे में बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी हम लक्ष्मी नारायण मिश्र की हिंदी में समस्या नाटक के बारे में बात कर रहे थे। तो समस्या नाटक है, इतना याद रख लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, मिश्र है, तो समस्या नाटक है। ठीक है, अब इनके नाटक को देखिए। अशोक 1927 में लिखा गया है, सन्यासी 1930 में लिखा गया है, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, राजयोग 1933 में, सिंदूर की होली 1934 में, आधी रात 1934 में। तो दोस्तों ये जो भी नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न राक्षस का मंदिर, सन्यासी और सिंदूर की होली, आधी रात, ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपने देखा है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो समय काल को याद रख लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो नाटक है सन्यासी, सन्यासी की बात करती हूँ तो सन्यासी नाटक में इन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार तथा देश के विभिन्न राजनीतिक आंदोलन का वर्णन किया गया है। वहीं आप देखेंगे कि ये जो इनके नाटक पर बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित थे। इनके सभी नाटक जो है 3 अंकों में विभाजित मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके नाटक। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थकता संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रतीकवादी नाटकों के सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद की कामना के बारे में बात कर रहे थे 1927 में, पंत का ज्योत्सना 1934 में लिखे गए हैं और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 में। ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक है। गीति नाट्य के बारे में बात करते हैं। गीति नाटक लेखन का प्रवर्तक किसने प्रारंभ किया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने किया। जयशंकर प्रसाद जी ने गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक माना जाता है उनको। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। कुछ आलोचक जो है विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। भारत जननी को, ठीक है दोस्तों, कुछ आलोचक विद्वान जैसे भारतेंदु की कृत जो रचना है भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य माना गया है। आगे देखिए, प्रसाद योगिन के इसी के अंतर्गत जो नाटक है गीति नाट्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा गीति नाट्य है, कौन सा गीति नाट्य नहीं है, तो इसको याद रख लीजिएगा। मैत्री शरण गुप्त का अनग जो है, यहाँ पे आप देखिए जयशंकर प्रसाद जी का गीति नाट्य करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनग 1925 में जो लिखा गया है, ये भी गीति नाट्य है। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान भी गीति नाट्य है। तारा भगवती चरण का वर्मा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तारा। उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा 1937 में, विश्वामित्र 1938 में। सुमित्रा नंदन पंत का देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रजत शिखर गीति नाट्य है और शिल्पी 1952 में। दोनों रचना रजत शिखर और शिल्पी 1952 में लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गीति नाट्य है। गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर, गिरिजा कुमार माथुर का है कल्पांतर। और ये धर्मवीर भारती का देखिए अंधायुग, तो जो तो सिलेबस में लगा ही है अंधायुग, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से गीति नाट्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को क्या कहा है? प्रश्न बनता है, डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को क्या कहा है? भाव नाट्य की संज्ञा दी है। समस्या नाटक के बारे में बात कर रहे थे, तो समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ है। मैंने आपको बताया है लक्ष्मी लाल मिश्र जी का समस्या नाटक है, तो यहाँ पे आप देखिए समस्या नाटक बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ है। प्रमुख समस्या नाटक इस प्रकार से हैं, देखिए समस्या नाटक के अंतर्गत प्रेम सहाय, नवयुग,
1934 में लिखा गया। राक्षस का मंदिर आपको पहले ही बता दिया है 1931 में। सन्यासी 1930 में है समस्या नाटक। मुक्ति का रहस्य 1932 में। राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी का स्वागत बहुत ही महत्वपूर्ण है उपेंद्र नाथ अस्क का। आप देखिए इस नाटक में लक्ष्मी का स्वागत 1935 में, जिसमें आपको यहाँ पे मिलेगा कि इनकी रचनाओं में, उपेंद्र नाथ के रचनाओं में हम देखेंगे कि विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण ही अपनाया है, ना विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण। ना कि इन्होंने देखा, कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र नाथ अस्क ने यहाँ पे ना तो विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है और ना विशुद्ध आदर्शवादी, है ना, यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण को। उनके नाटकों में हम देखेंगे आदर्शमुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उपेंद्र नाथ अस्क में उनके नाटकों में क्या है, तो आदर्शोन्मुखी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा इस तरह से। और उड़ान जैसे देख रहे हैं, उड़ान की रचना है उपेंद्र नाथ अस्क की। खैर यहाँ पे आपको जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी पढ़ना ही है, अंजो दीदी। तो छठा बेटा जो है अंजो दीदी है। इनके जो उल्लेखनीय नाटक है उड़ान, कैद, है ना। अपने नाटकों में उन्होंने क्या किया है, स्त्री शिक्षा, नारी स्वातंत्र्य, विवाह समस्या आदि का समाधान उपेंद्र नाथ अस्क के नाटकों में दिखाई देता है। तो दोस्तों ये जो है सारा कुछ आपको याद रख लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। अब बात करते हैं सेठ गोविंद दास की। सेठ गोविंद दास के अंतर्गत देखिए और भी रचना है। भंवर यहाँ पे है, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। बड़े खिलाड़ी किसकी रचना है पूछा गया, भंवर किसकी रचना है, लौटता हुआ दिन, कैद उड़ान, मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। सेठ गोविंद दास की रचना है विकास 1941, सेवा पथ 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी। गरीबी और अमीरी किसकी रचना है, तो बार बार पूछा गया प्रश्न है सेठ गोविंद दास का 1947 में। वृंदालाल वर्मा का खिलौने की खोज 1950 में। हरे कृष्ण प्रेमी छाया 1941 में। बंधन 1941 में, छाया और बंधन 1941 में, याद रख लीजिएगा। पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा अपराधी 7 1944 में। गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का सुहाग बिंदी 1935 में। सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहर देश पूछा गया है, खेतिहर देश किसकी रचना है, एक बार आया हुआ है। विनोद रस्तोगी नए हाथ 1958 में। विष्णु प्रभाकर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डॉक्टर 1958 में। और युगे युगे क्रांति जो है 1969 में लिखा गया नाटक है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरे रचनाओं के बारे में। इस समय जो है आपको नाटक बताया गया है प्रसाद योगिन के अंतर्गत। प्रसाद योगिन नाटक के अंतर्गत जितने भी आपको नाटक दिए गए हैं वो सारे नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा और चैनल यदि उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप हमें कमेंट करें तो हमारा प्रोत्साहन और भी बढ़ता रहे, हमारा उत्साह बढ़ता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।